प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक वसंत से दादी माँ पाठ का भाग 2 अध्ययन करेंगे। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, आप सभी जान चुके हैं। लेखक है शिव प्रसाद सिंह और इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों का महत्व दिखाया है। लेखक अभी बड़े हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनकी जब बचपन की अवस्था है, किस प्रकार गांव में गुजरी है, किस प्रकार बचपन में वे खेला करते थे, झाग भरे जल में नहाते थे और एक बार जब उनको बुखार आ गया तब दादी माँ किस प्रकार उन्हें सेवा की थी, ये सभी चीजों का वर्णन आप जान चुके हैं। तो चलिए देखते हैं दादी माँ भाग 2। आप सभी लेखक को जान चुके हैं। लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। उनका जन्म हुआ था 1928 19 अगस्त बनारस के जलालपुर गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए, जहां से 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। उनकी पहली कहानी थी दादी माँ। तो चलिए आज देखते हैं दादी माँ भाग 2। ये भाग 1 की घटना कंटिन्यू है कि भाग 1 में आप जान चुके हैं, एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले दादी माँ से पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं की, इसलिए दादी माँ कुछ डांट रही है। और रामी की चाची क्या बोल रही है, चलिए देखते हैं। रामी की चाची बोल रही है, दूंगी मालकिन, पैसे मैं दूंगी मालकिन, चिंता मत कीजिए। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। रामी की चाची दोनों हाथ से आंचल पकड़कर पैरों की ओर झुकी कि दादी माँ मैं दे दूंगी। बिटिया की शादी है, बिटिया यानी मेरी बेटी की शादी है, ब्याह है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार यानी उसका उद्धार कैसे होगा, उसका विवाह कैसे होगा? अगर आप इस समय उधार के पैसे वापस लोगे तो मैं बिटिया की शादी, मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगी? उस बेचारी का, मेरी बेटी का निस्तार, उद्धार कैसे होगा? उसकी शादी में रुकावट पैदा हो जाएगी, इसलिए मैं पैसे बाद में दे दूंगी। तो दादी माँ क्या कह रही है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ बोल रही, हट जा, अभी मैं नहा के आ रही हूं, अभी मैं स्नान करके आई हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक सुन रहे थे, ये घटना घट रही थी लेखक के घर के सामने। दादी माँ रामी की चाची के बीच जो बातचीत हो रही थी, लेखक देख रहे थे। फिर लेखक ने कहा, जाने दो दादी, जाने दो, पैसे मत मांगो, बेचारी रो रही है। मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने कहा, बेचारी गरीब है, कभी दे देगी, इतना मत डांटिए। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ ने लेखक को डांटते हुए कहा, चल चल, चला है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। मैं चुपके से, मैं बिना कुछ बोले साइलेंटली मैं वहां से चला गया। अभी लेखक याद कर रहे हैं, दादी माँ की मृत्यु का जो संवाद सुनने के बाद लेखक याद कर रहे हैं, दादी की एक एक बात उनकी आंखों के सामने झलक रही है। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। उसके बाद क्या हुआ, दादी रामी की चाची को डांट रही थी, रामी की चाची थोड़ा दया दिखाने की बात कर रही थी। ये बात होने के बाद कई दिन ऐसे बीत गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली।
वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। और एक दिन मैंने देखा, लेखक कह रहे हैं, लेखक ने देखा कि दादी माँ और रामी की चाची के बीच कुछ बात हो रही है रास्ते में। दादी को रामी की चाची बोल रही है, पूतों फलो दूधों नहाओ, यानी आपके घर में बच्चे भरपूर रहें और दूधो नहाओ, दूध से नहाओ। इसका मतलब पूतों फलो, पूतों मतलब पुत्र की, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की कमी ना हो, बच्चों की कमी ना हो। और दूधो नहाओ, दूध से नहाने का अर्थ है कि बहुत समृद्ध होना, वेल्दी होना, रिच बनना। तो आप हमेशा घर परिवार से सुखी रहो, परिवार में बच्चों की कमी ना हो और पैसों की कमी ना हो। ये आशीर्वाद कौन दे रही थी? रामी की चाची दादी को बोल रही है कि दादी माँ आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? रामी की चाची का नाम है धन्नो। तो लेखक ने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, विह्वल यानी बहुत ही आनंदित होकर, हापीली उसने कहा, उरीन हो गई बेटा, उरीन हो गई। जो ऋण थी, ऋण यानी जो लोन मेरे पर था, वो उससे मैं लोन से आज मुक्त हो गई। कैसे? किससे लोन था ये? दादी माँ से उन्होंने पैसे लिया था, वो लोन के आकार पर फिर से आपस करने की बात हुई थी। तो धन्नो चाची या रामी की चाची बोल रही है, उरीन हो गई बेटा, उरीन यानी मैं लोन से मुक्त हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, भगवान हमेशा मेरे मालकिन यानी दादी माँ के परिवार को सुख समृद्धि दे या भगवान हमेशा उनकी भलाई करें। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। मैंने जितना लोन उनसे लिया था सारे रुपए उन्होंने माफ कर दिया, मत दो बोल दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। धन्नो चाची बोल रही है कि पीछे का सभी रुपया उन्होंने माफ कर दिया, ऊपर से क्या दिया? 10 रुपए का नोट और 10 रुपीज का नोट भी दिया। बोला, देखना धन्नो, तेरी बेटी जैसी है मेरी बेटी भी ऐसी है, तेरी बेटी की शादी है तो ये 10 रुपए मेरे तरफ से ले लो, और लोन में जितने भी पैसे लोन में आप लिए थे वे पैसे भी आप ही रख लीजिए, मत दीजिए। देवता है बेटा, देवता। धन्नो चाची बोल रही है, दादी मनुष्य नहीं है, देवी है, देवी देवता जैसे हैं। तो इससे आपको यहां पर प्रश्न आएगा, दादी माँ के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ये एक चरित्र है, बहुत दयावान चरित्र है, ये बहुत दयावती है, करुणा है उनके मन में। तो चरित्र यहां पर हमें स्पष्ट हो गया या क्लियर हो गया या प्रूफ हो गया। लेखक और धन्नो चाची के बीच बात चल रही थी। लेखक ने पूछा, उस रोज तो बहुत डांट रही थी, एक दिन आप आए थे और पैसे ना देने के कारण दादी माँ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, मैंने यानी लेखक ने पूछा। तो धन्नो चाची बोल रही है, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, इस तरह बड़े लोगों का ये काम है, ये बोलते हैं ऐसे, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? अगर रुपए दे दें और डांटेंगे भी नहीं, हम जब आपस नहीं करेंगे सही समय पर तो डांटेंगे भी नहीं तो क्या लाभ है? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इन बातों को सुनने के बाद लेखक कह रहे हैं कि मैं हंसता हुआ आगे बढ़ गया, यानी घर की तरफ मैं आ गया। और एक दिन की बात यहां पर वर्णन कर रहे हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है, किशन भैया के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। ये हमारे क्षेत्र की परंपरा है, हमारे एरिया की परंपरा है। शादी ब्याह के
शादी या विवाह के दिनों में 2-3 दिन पहले ही औरतें आती हैं, आसपास की औरतें और रिश्तेदार जो भी औरतें हैं सब आती हैं और विवाह को लेकर, विवाह के विषय पर गाना गाती हैं। तो विवाह की रात को अभिनय भी होता है, वे एक्टिंग भी करते हैं विवाह की रात को। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उसमें औरतें क्या करते हैं, बारात में सारे जितने भी जेंट्स या जितने भी आदमी हैं दुल्हा को लेकर दुल्हन के घर चले जाते हैं, ब्राइड ग्रूम ब्राइड के घर चले जाते हैं। उसके बाद जो ब्राइड ग्रूम के दूल्हे के घर में जो औरतें रहते हैं वे क्या करते हैं, उस रात को विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति मतलब पुत्र की प्राप्ति होने तक जो जो भी घटनाएं हैं सारी घटनाओं को लेकर ड्रामा करते हैं। ड्रामा एक एक्शन करके एक्टिंग करते हैं। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करते हैं। वहां पर आदमियों को अलाउ नहीं है, आदमियों को वहां पर प्रवेश निषेध है। सभी पाठ, जितने भी पाठ है सभी औरतें ही करती हैं। मैं यानी लेखक बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। बारात क्या है, दूल्हे के साथ बर या दूल्हे के साथ जो जाते हैं उनको कहा जाता है बारात। तो मैं बीमार था, लेखक कह रहे हैं कि उस दिन वे बीमार थे इसलिए बारात में नहीं जा पाए। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। ममेरा भाई, ममेरा यानी मां के भाई का बेटा, ममेरा भाई मतलब मामा का बेटा। आपके मामा का बेटा जो है, भाई लगेगा, ब्रदर है वो, तो वो ब्रदर ममेरा भाई होगा। तो मेरा ममेरा भाई राघव उसका नाम है, दालान में सो रहा था, मतलब घर के सामने जो जगह है वहां पर वो सो रहा था। क्योंकि वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। वो बारात जाने के बाद वो हमारे घर पहुंचा, इसीलिए वो बारात में जा नहीं पाया। तो वो बाहर सोया हुआ था और मैं अंदर सोया हुआ था क्योंकि मैं बीमार था। और लेखक पहले ही कह चुके हैं, जो विवाह के रात को जो ड्रामा करते हैं औरतें, उसमें कोई भी आदमी, कोई भी लड़के वहां पर नहीं रहते हैं। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की, औरतों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये एक लड़का बाहर सोया हुआ है, इधर एक सोया हुआ है, इन लोगों के सामने हम ड्रामा नहीं कर सकते। दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के रहे तो आपको क्या दिक्कत है। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लड़के और ब्रह्मा यानी परमात्मा का मन एक जैसा होता है। लड़कों के सामने क्यों पर्दा करते हो, क्यों शर्माते हो, करो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। औरतें ड्रामा कर रही थी और दादी माँ ने क्या किया, एक चारपाई पर, एक बिस्तर पर, एक कॉट पर बिस्तर डालकर चादर ओढ़ाकर, चादर सर से पांव तक ओढ़ाकर दादी माँ मुझे सुला दी थी, ताकि औरतों को पता ना चले कि मैं एक लड़का हूं और सोया हुआ हूं और मैं सुन रहा हूं। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, लेखक को बहुत हंसी आ रही थी। पूरा सर से पांव तक सब कुछ पूरा कवर कर दिया ना, तो उन्हें हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाएगा। अगर जोर से मैं हंस दूंगा तो ये जो सीक्रेट है, मैं अंदर हूं एक लड़का, वो खुल जाएगा, वो पता चल जाएगा ना सभी को। भेद खुल जाए तो निकाल बाहर फेंका किया जाऊंगा। अगर सबको पता चले कि मैं एक लड़का हूं, अंदर सोया हुआ हूं, तो औरतें मुझे बाहर निकाल देंगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। एक रिश्ते में एक भाभी है, भाभी यानी बड़े भाई की पत्नी जो है, उन्होंने क्या कहा, देबू की माँ, उनके बच्चे का नाम है देबू, उसकी माँ यानी वही भाभी, सेम भाभी, उसके बच्चे का नाम है देबू। तो देबू की माँ ने चादर खींच ली
चादर जो मुझे सर से पांव तक उड़ा लिया गया था उसको खींच कर ले गई और बोली, कहो दादी ये कौन बच्चा सोया हुआ है यहाँ पर? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं, दूध चाहिए, बोतल दूध की बोतल ला कर दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? दादी माँ बिगड़ कर बोलती है कि लड़के से क्यों लगती हो, क्यों ऐसे मजाक करते हो? ये रात की घटना घटी। सुबह सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। सुबह लेखक को वही देबू की माँ यानी वही भाभी मिली। तो वो क्या बोल रही है देबू की माँ? कल वाला बच्चा, ओ कल वाला बच्चा हो आप? तो लेखक बोल रहे भाभी भाभी बोल के वो भाग खड़े हुए। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता है। अगर कोई भी हमें पीछा करे, कोई भी हमें मारने दौड़े, कोई भी हमें डांटने दौड़े, आपके ऊपर भी, आपको भी अगर मम्मी पापा कभी डांटते हैं या कोई भी डांटते हैं, अगर दादी माँ के साये पर आ जाओगे, दादी माँ के पास आ जाओगे तो दादी माँ आपको जरूर रक्षा करती है। आप ये एक्सपीरियंस की बात है, ये अनुभव की बात है, आप सभी जानते हो ये। तो लेखक भी यहाँ पर एक लाइन लिखे हैं, एक वाक्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वस्तुतः रियली किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर, कोई भी हमसे अगर कोई गलती हो जाने पर, जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता है। अभय दान मतलब हमें पूरा भय रहता ही नहीं, अभय हो जाते हैं हम। दादी माँ के पास हम चले जाते हैं और हमें डर भय कुछ रहता ही नहीं, अभय दान मिल जाता, मतलब भय, फियरलेस हम बन जाते दादी माँ के पास जाकर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। लेखक को दादी माँ की एक एक घटना, एक एक यादें सजीव हो रही है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम हो रही। दादी माँ की मृत्यु की खबर मिलते ही एक एक बात दादी की लेखक को याद आ रही है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र मतलब जिंदगी में आने वाली समस्याएं किस प्रकार दादी माँ ने झेला है और दादी माँ ने उसको सॉल्व भी किया है। जीवन एक ऐसा है कि उसमें सुख दुख, दुख की घटना है, सुख की घटना है, ये होती ही रहेगी। यही है डेफिनेशन ऑफ द लाइफ। तो परिस्थिति को किस प्रकार संभालना है ये दादी माँ खूब जानती थी। यहाँ पर और एक चरित्र की विशेषता मिल रही है आपको कि परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता दादी माँ को खूब थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। और एक घटना यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब दादाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद मेरी दादी बहुत उदास, बहुत सैड रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादी माँ ने सोचा कि भगवान ने मुझे धोखा दे दिया, दादा ने ही धोखा दे दिया मुझे, सब कुछ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चले गए दादाजी। तो संसार उन्हें चीट किया या धोखा दे दिया, इस तरह दादी माँ को लग रहा था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी हमेशा कहा करते थे कि किसको कहा करते थे? दादी जी को, कि दादी जी तुझे पहले मैं भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा। इस तरह दादाजी बातें करते थे। लेकिन दादा की ही मृत्यु पहले हो गई। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडल कर दी। लेखक कह रहे हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मतलब बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो
आ रहे थे। किस प्रकार के मित्र थे? मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है, विश्वासघात वाले मित्र। उन्होंने क्या किया? मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडल कर दी। दादाजी के बाद बहुत सारे ऐसे मित्र थे, कपटी मित्र जो है, कपट रखते हुए मित्र आते थे। वे मुंह से तो ऐसे बोलते थे हम आपकी शुभचिंतक है, लेकिन अंदर से दुश्मन थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वो घर की तो थी नहीं। दादा के श्राद्ध में, श्राद्ध यानी किसी की मृत्यु के 10 दिन या 12 दिन के बाद श्राद्ध करनी पड़ती है, उसमें दादी माँ मना कर रही थी कि हमारे पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से हम श्राद्ध करेंगे, लेकिन पिताजी ने नहीं माना। पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, अतुल मतलब तुलना भी नहीं कर सकते, मतलब अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते, उतनी संपत्ति उन्होंने व्यय की। व्यय यानी खर्च की, एक्सपेंडिचर की। वो घर की तो थी नहीं, घर की संपत्ति नहीं थी, घर के पैसे नहीं थे, हुए उधार में लिए गए थे। बहुत सारे मित्र आए, बोले उधार ले लीजिए, अभी बहुत अच्छे से करेंगे, हम शान से करेंगे, बहुत ग्रांड से मनाएंगे, श्राद्ध ग्रांड से करेंगे। इस प्रकार उन्होंने आइडिया दे दिया। किसने? बहुत सारे मित्रों ने। और लोन से पैसे लेकर पिताजी ने श्राद्ध में बहुत पैसे खर्च कर दिए। उसके बाद क्या हुआ देखिए। लोन में इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद जाहिर सी बात है, पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे ना। तो दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। दादी माँ इससे, लोन के पैसों से बहुत उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे। माघ एक महीने का नाम है, जो जनवरी महीना बोलते हो आप। तो उसके उन दिनों की बात है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा यानी कोल्ड, ठंड। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पछुआ यानी पश्चिम की जो हवा से इतनी सर्दी, जो कोल्ड जो है, वो हड्डियों में घुस रही थी सर्दी। इस तरह हमें लग रहा था। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। इतनी ठंडी में दादी माँ ने क्या किया? गीली धोती पहने, मतलब नहाकर आई और गीली, वही वेट क्लॉथ्स में ही बैठी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, लेकिन उस दिन रो रही है दादी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी गया और मैं उनके पास बैठा रहा। दादी माँ आंखें बंद करके रोती हुई प्रार्थना कर रही है। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ आंखें खोली। मैंने धीरे से कहा, दादी माँ। दादी माँ बोल रही है, क्या है रे, तू यहां क्यों बैठा है? What happened? Why you are sitting here? लेखक पूछ रहे हैं, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? Can I ask one question? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा। कौन कह रहे हैं? लेखक। लेखक ने पूछा था, दादी माँ क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? तो दादी माँ कह रहे हैं, क्या है, पूछ। लेखक कह रहे हैं, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। दादी माँ स्माइल्ड। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। दादी माँ बात को, टॉपिक्स को
चेंज करते हुए बोल रही हैं कि पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल खाना खा ले पहले। मैंने कहा, धोती तो बदल लो दादी माँ, धोती जो क्लॉथ, जो वेट क्लॉथ पहन के बैठी हो उसको तो बदल दो, उसको चेंज कर दो। दादी माँ बोल रही हैं, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मुझे ठंड या गर्मी नहीं लगती है। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई, वो मुझे खींचती हुई रसोई में लेकर गई। सुबह मैंने देखा, ये रात की शाम की घटना है, सुबह क्या हुआ देखिए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। सुबह मैंने देखा कि मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया किशन भैया कुछ सोच रहे हैं, दुखी होकर कुछ सोच में पड़े हैं। पिताजी बोले, दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, बाबू यानी बाबूजी, पिताजी को भी बोला जाता है। तो पिताजी बोल रहे हैं, दूसरा चारा ही क्या है, और कोई उपाय नहीं है, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। पिताजी बोल रहे हैं कि और कुछ चारा नहीं है, कोई रुपया हमें उधार में, लोन में नहीं देगा अभी, क्योंकि पहले से जो लोन लिए गए हैं हम उसको वापस नहीं किए हैं, पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, वे रोने के जैसे सूरत बना लिए। दादी माँ आई, दादी माँ बोली, रोता क्यों है रे? दादी माँ लेखक के पिताजी को बोल रही हैं कि रोता क्यों है रे, क्यों रो रहा है? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, माथा यानी सर को हाथ से सहलाते हुए दादी माँ ने कहा, क्यों रो रहा है? मैं तो अभी हूं ना, मैं जिंदा हूं, तेरी माँ जिंदा है। यानी आपके पिताजी की माँ दादी है। सेम यहां पर भी लेखक के पिताजी की माँ दादी बोल रही है, मैं जिंदा हूं, क्यों रो रहा है? फिर क्या की दादी देखिए, उन्होंने संदूक खोलकर, संदूक यानी बॉक्स, ओके, संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, कुछ ग्लिटर वाली चीज संदूक से निकाल कर लाई और बोली, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। लेखक को दादी बोल रहे हैं कि तेरे दादाजी ने मुझे ये कंगन, कंगन यानी बैंगल्स, ये बैंगल्स इसी दिन के लिए तो दिया था। उनका गला भर आया, गला भर आया मतलब रोने से आपका गला बंद हो जाता है, चॉक्ड हो जाता है, वही है। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। ये कंगन मैंने नहीं पहना, उसको सहेज कर मतलब केयरफुली आई केप्ट। यह उनके वंश की निशानी है, ये उनके वंश यानी उनके कुल के सिंबल है, निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। उन्होंने आंसू, आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा कि पहले के लोग, पुराने लोग इसी दिन के लिए, दुख के दिन के लिए गोल्ड खरीद कर रखा करते थे कि हमारे दुख में ये सब काम आएंगे। आज भी देखिएगा बहुत से लोग गोल्ड सेव करके रखते हैं और कभी भी दुख के दिन आते हैं तो उसको बेचकर अपनी जिंदगी निभाते हैं। इसलिए दादी माँ बोल रही है कि पुराने लोग, जो पहले के जो लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। आगा पीछा यानी फ्यूचर और वर्तमान जो प्रेजेंट, इसके बारे में सोचकर काम करते थे। पत्र पढ़ते हुए लेखक दादी माँ की एक एक बात याद कर रहे हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। मुझे ऐसी दादी माँ लग रही है कि कोई देवी ही मनुष्य के रूप में आई हुई थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। दादी माँ की छाया, जो दादी माँ की जो याद अभी डिसअपियर हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया था। पत्र पढ़ते पढ़ते कितना समय बीत गया लेखक को पता ही नहीं। दिन चढ़ आया मतलब दोपहर हो गया।
पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। मैंने देखा कि पास के खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा आया और मेरी खिड़की पर बैठा हुआ। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र मेरे हाथ में है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी मां नहीं रही? लेखक याद कर रहे हैं कि सचमुच दादी मां की मृत्यु हो गई, मैं मिल भी नहीं पाया। इस प्रकार सोचते हुए लेखक इस कहानी का अंत कर रहे हैं। तो आशा करती हूं पाठ दादी मां आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।